वेलकम टू एमकेआर। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सर्किल से सर्किल्स की करेंगे एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 में टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व किया जाएगा। एक्सरसाइज 9.2 के अलावा इस चैप्टर की जो भी अदर वीडियोज हैं, इंट्रोडक्शन वाली 9.1 9.3 जो भी वीडियोज बनाई गई हैं इस चैप्टर की अलग अलग एक्सरसाइजेज की, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। उनको देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में बात करते हैं एक्सरसाइज 9.2 की। शुरुआत करते हैं अगले पेज से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। बहुत सिंपल बात यहां पर कहता है, दो सर्किल हैं, एक है 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला, दूसरा है 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला। तो हमें सर्किल बनाने होंगे, वो भी दो दो सर्किल। पहला सर्किल हमारा 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला बना रखा है मैंने। दूसरा सर्किल बना लेते हैं जिसका रेडियस यहां पर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा। तो ये सर्कल बनकर तैयार हो गया है दूसरे वाला। अब इन दोनों सर्किल क्या करते हैं, एक दूसरे को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट मैंने एरो से आपको शो कर दिए हैं। इन दोनों पॉइंट्स की नेमिंग कर देंगे। मान लेते हैं ये P और Q पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और P और Q को हम यहां पर ज्वाइन भी कर देंगे। अब जो दोनों सर्किल के सेंटर्स हैं उनको हम मार्क करेंगे। भाई जो भी हमारा बड़ा वाला सर्किल है इसका सेंटर मान लेते हैं ये O हो गया। जो भी हमारा छोटा वाला सर्किल है इसका सेंटर मान लेते हैं यहां पर हो जाता है हमारा ए। जो भी हमारा ओ ए है उसको एक सीधी लाइन में यहां पर ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमने एक सीधी लाइन में ओ ए को ज्वाइन कर दिया। हमें बताना है कि जो भी कॉमन कोड है, यानी कि बड़े वाले सर्किल की ये कोड है और यही कोड छोटे वाले सर्किल की भी है। तो इस पी क्यू की जो लंबाई है वो कितनी होगी, कॉमन कोड की लेंथ हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले आप यहां पर देखो, जो भी हमारे दोनों सर्किल के सेंटर हैं, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स वो हमें 4 दिया गया है। तो इसका O है सेंटर, इसका A है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमें 4 दी गई है। इसके अलावा बड़े वाले सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अगर यहां पर मैं O से ज्वाइन कर देता हूं P को तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमारी 5 वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहां पर एक बात सबसे पहले हम क्या करके चलेंगे, जो भी मैंने O से A ड्रॉ किया है वो P के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से मैं लिख सकता हूं, ये कंस्ट्रक्शन से होगा। तो बाय कंस्ट्रक्शन जो भी यहां पर मैं कंस्ट्रक्ट करता हूं, कंस्ट्रक्शन से मैंने क्या किया, यहां पर ओ ए जो है ना वो परपेंडिकुलर कर दिया है किसके, पी क्यू के। पी क्यू पर मैंने ओ ए परपेंडिकुलर कर दिया है। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। इसके अलावा एक बात आपको पता होगी, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताई थी, जो भी हम सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करती है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी कि AP और AQ ये एक दूसरे के बराबर होंगे। सो इस तरह से लिखा जा सकता है, AP इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा यहां पर AQ। रीजन लिखना होगा हमें इसका, परपेंडिकुलर फ्रॉम O बाइसेक्ट कोड। जो भी O यानी कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कोड को बाइसेक्ट करती है। सिंपल सा रीजन यहां पर हमने लिख दिया है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम एक ट्राइएंगल ले लेंगे, ट्राइएंगल OAP। हमें इसकी दो साइड पता है, एक साइड पता करना आसान है। कैसे पता करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। सो यहां पर मैं लिख लेता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम का यहां पर यूज किया जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास यहां पर हाइपोटेनियस कितना है, ओ पी यहां पर हमारी हाइपोटेनियस है। तो ओ पी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी हमारी अदर दो साइड हैं ओ ए और ए पी के स्क्वायर के। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास ओ ए का स्क्वायर, इसके बाद प्लस में आ जाएगा यहां पर हमारे पास ए पी का स्क्वायर। अब सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ओ पी की वैल्यू 5, ओ ए की वैल्यू 4। तो वैल्यू यहां पर ओ पी की वैल्यू 5 है तो इसका स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू में ओ ए की वैल्यू 4 है तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस में यहां पर जो भी हमारा ए पी का स्क्वायर है ये एज इट इज रहेगा। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इक्वल्स टू में 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर 16, इक्वल्स टू उसके बाद प्लस का साइन और ए पी स्क्वायर हमारा एज इट इज। यहां पर हमें 25 एज इट इज रखना है, 16 प्लस का है इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, हो जाएगा माइनस का 16, इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाएगा
ए पी का स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहां पर 9 इक्वल्स टू में हमारे पास है ए पी स्क्वायर एज इट इज। अगर हमें ए पी की वैल्यू चाहिए, अभी हमारे पास क्या है, ए पी का स्क्वायर है, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए ए पी की, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरफ रूट लगा सकते हैं और 9 पर भी हमें रूट लगाना पड़ेगा। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, इस तरफ जो हमारा स्क्वायर लगा है उससे रूट कट जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारी वैल्यू इस तरफ ए पी आ जाएगी, और जो भी हमारा 9 है रूट से बाहर निकालेंगे तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर हमारा 3 आ जाएगा, यानी कि रूट 9 जो है ना वो इक्वल होता है किसके भाई, रूट 9 की मैंने बात की है ना, तो रूट 9 ये इक्वल होता है हमारा 3 के। इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो एपी की वैल्यू यहां पर आ जाती है 3 सेंटीमीटर। और मैंने बताया था आपको हमें फाइंड क्या करना है, पी क्यू फाइंड करना है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल्स टू में मेरा क्या हो जाएगा, ए पी प्लस में ए क्यू हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू हमें पुट करनी होगी, तो पी क्यू हमें यहां पर फाइंड करना है, तो वैल्यू पुट करेंगे। एपी की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 सेंटीमीटर, तो एपी की जगह पर आ जाएगा 3 प्लस में जो भी हमारा ए क्यू है वो किसके इक्वल है, यहां पर आपने देखना होगा शुरुआत में ही हमने क्या कर दिया था कि एपी और ए क्यू एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर एपी की वैल्यू 3 आई है तो ए क्यू की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सो 3 प्लस में 3 हमारा जो भी पी क्यू है उसकी वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है उसका आंसर हमने यहां पर फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 करना है तो उसके लिए चलते हैं गाइस अगले पेज पर। आगे बढ़ने से पहले क्लास 9 के मैथ एंड साइंस में तुम्हें जीनियस बनना है तो उसके लिए बनाया है ये जीनियस कोर्स। इसमें दोनों सब्जेक्ट मैथ एंड साइंस का नई एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कवर कराया गया है। इसके साथ ही मैथ एंड साइंस के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना वो भी करा दिए गए हैं। क्लास 9 के मैथ एंड साइंस में अगर तुम 90 से ज्यादा स्कोर करना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ग्रीन बोर्ड एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करो और इस कोर्स को अभी परचेज कर लो, क्योंकि अभी ये आपको सिर्फ 800 रुपए में मिल जाएगा। अगर आपने देरी की तो इसका प्राइस, ओरिजिनल जो प्राइस है वो 1200 है। बाद में अगर आप इसको खरीदोगे तो 400 रुपए ज्यादा आपको देने पड़ेंगे। अभी ये 800 में मिल जाएगा और ये फीस जो है ये एक महीने की नहीं है, ये फीस है पूरे साल की, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, जब तक ये कोर्स आपके पास है ऐसा का ऐसा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ जाता है। इसमें हमें दिया गया है, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकिन बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। हमें क्या कहा है, दो इक्वल कोड्स हैं, तो सबसे पहले एक हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया, इसके अंदर दो इक्वल कोड्स हमें बना देनी है। मैंने यहां पर ए बी और सी डी ये दो इक्वल कोड्स बना दी हैं, ये एक दूसरे के इक्वल हैं, हमें ये दिया गया है। हमें प्रूव क्या करना है कि जो भी सेगमेंट होंगे, एक कोड का जो भी सेगमेंट है वो दूसरी कोड के सेगमेंट के इक्वल होंगे। सेगमेंट का मतलब होता है हिस्से होना, यानी कि यहां से जो भी मेरा एक दूसरे को जहां पर भी ये कट करती है ना, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं, पी नाम रख देता हूं। जो भी यहां पर मेरा ए से पी है और इसी तरह से डी से पी है, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो मेरा यहां पर सी पी और बी पी है ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव में यहां पर मैं लिख लेता हूं, मुझे क्या प्रूव करना होगा, ए पी इक्वल है यहां पर डी पी के। बिल्कुल इसी तरह से मुझे यहां पर सी पी जो है वो इक्वल है मेरा बी पी के, ये प्रूव करना होगा मुझे। जो भी सेगमेंट है यहां पर कोड के वो एक दूसरे के इक्वल हैं। ये प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो उसके लिए यहां पर क्या लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए हम चीजें यहां पर क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले इसे सर्किल का सेंटर बनाएंगे, थोड़ा दूर सा बना लेते हैं। ठीक है, आप कहोगे ये सेंटर में नहीं है, जस्ट हमें यहां पर एक सेंटर बना लेना है। ये हमारा ओ सेंटर हो जाता है। ओ से मैं पी को ज्वाइन कर देता हूं, ओ से मैं पी को ज्वाइन कर देता हूं। इसके अलावा इसी ओ पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। कहां कहां पर भाई, इस वाली कोड पर और इस वाली कोड पर, दोनों पर मैं परपेंडिकुलर भी इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं। जो भी परपेंडिकुलर है आपको पता है ना, वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इस सिंपल चीज का आपने ध्यान रखना है। और जो भी परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ की हैं इनका नाम भी रख देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एल होगा, ये हमारा
एम होगा। तो मैं इस तरह से कंस्ट्रक्शन मैंने क्या की है, ओ एल मैंने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, कौन सी वाली लाइन पर, इस वाली लाइन पर ड्रॉ की है मैंने, ए बी पर, ए बी कोड पर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। इसी तरह से ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ की है दूसरी वाली लाइन सी डी पर, तो यहां पर हमारा सी डी आ जाएगा। अब ये ड्रॉ करने के बाद हमारे पास ट्राइएंगल दिख रहे हैं हमें, भाई एक तरफ हमारा ये छोटा सा ट्राइएंगल है, दूसरी तरफ हमारा ये छोटा सा ट्राइएंगल है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा हमें। तो यहां पर इन दोनों ट्राइएंगल्स के बारे में लिखेंगे, ओ एल पी वाला ट्राइएंगल और ओ एम पी वाला ट्राइएंगल। तो मैं लिख लेता हूं इन ट्राइएंगल, पहला कौन सा है मेरा, ओ एल पी वाला ट्राइएंगल है, एंड उसके बाद दूसरा कौन सा है मेरा, ट्राइएंगल ओ एम पी। इन तीनों दोनों ट्राइएंगल में हमें तीन चीजें ढूंढनी होंगी। सबसे पहले आप यहां पर देखो, जो ओ एल पी है इसमें 90 डिग्री का एंगल आता है और ओ एम पी वाले में भी 90 डिग्री का एंगल आता है। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ये कौन सा होगा मेरा एंगल, ओ एल पी और ओ एम पी। तो जो भी यहां पर मेरा एंगल है ओ एल पी, ये इक्वल हो जाएगा मेरा एंगल ओ एम पी के, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो रीजन में आ जाएगा यहां पर बोथ 90 डिग्री। इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है, दोनों 90 डिग्री एंगल्स के अपोजिट एक ही साइड आती है हमारी ओपी। तो जो ओपी वाली साइड है वो दोनों ट्राइएंगल्स में आती है। मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ओपी ये इक्वल हो जाएगी हमारी ओपी के, दोनों में आती है, तो रीजन हो जाएगा यहां पर कॉमन। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो, जो भी यहां पर मैंने ओ से एल ड्रॉ किया है और ओ से मैंने एम ड्रॉ किया है, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। लिखता हूं यहां पर मैं ओ एल, ये इक्वल हो जाएगा मेरा ओ एम के। इसका रीजन जो है ना वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था। सो रीजन के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं, रीजन में आ जाएगा इक्वल कोड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। जो भी हमारी ये कोड्स हैं ए बी और सी डी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और इक्वल कोड सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं, इसीलिए ओ एल और ओ एम हमारे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। हमारे पास यहां पर 3 पॉइंट मिल गए हैं, तो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि ट्राइएंगल जो मेरा है ओ एल पी और दूसरे वाला जो ट्राइएंगल है मेरा यहां पर ओ एम पी, ये एक दूसरे के हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से हुए हैं इस बात का भी ध्यान यहां पर रखा जाना चाहिए। हमें पहले 90 डिग्री का एंगल मिला, उसके बाद हमें हाइपोटेनियस मिली, उसके बाद हमें साइड मिली, यानी कि आर एच एस का यहां पर यूज किया गया है। अगर ये दोनों ट्राइएंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि एल पी और एम पी ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इस तरह से यहां पर आ जाएगा मेरा एल पी ये इक्वल हो जाएगा मेरा एम पी के। ये कौन से रूल से होगा, ये होगा हमारा सीपी सीटी वाले रूल से। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के नीचे यहां पर ये मैंने एंगल पी नहीं लिखा है, गलती से भी एंगल पी मत समझ लेना इसको, ये हमारा एल पी है, ठीक है। सो जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन के नीचे मैं एक चीज और लिख देता हूं, जो भी मेरा यहां पर ए से एल है और डी से एम है, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। मैं लिखूंगा इस तरह से ए एल, उसके बाद इक्वल्स का साइन लगा करके यहां पर आ जाएगा मेरा डी एम। इनका रीजन क्या होगा वो बताओ आप मुझे, क्या लिखूं यहां पर मैं, रीजन में आ जाएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। आपको पता है ना ये दोनों कोड एक दूसरे के बराबर हैं, जो भी परपेंडिकुलर इन पे ड्रॉ किया जाएगा वो इन दोनों कोड्स को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब होगा जो भी हमारा यहां पर ए एल है और डी एम है ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। सिंपल चीज हो गई ना हमारी यहां पर। अब मैं क्या करता हूं, मैं जो भी मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली मेरी सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जो भी मेरी फर्स्ट इक्वेशन है एंड सेकंड इक्वेशन है, दोनों को मैं ऐड करता हूं। ऐड करना बहुत आसान होगा। हमें क्या ऐड करना है, एल पी और ए एल को ऐड करना है। तो देखो यहां पर हमारे पास फिगर में एल पी है और यहां पर हमारे पास ए एल है। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं तो मेरी पूरी लाइन कहां तक की बन जाती है, ए पी तक की बन जाती है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई ए पी ये इक्वल हो जाएगा मेरा, दूसरी साइड में एम पी और डी एम है। तो देखो एम पी वाली लाइन हो गई और डी एम वाली लाइन हो गई, ऐड करने पर ये क्या बन गया, डी पी बन जाता है। तो इक्वल्स टू में यहां पर आ जाएगा मेरे पास डी पी। क्या मुझे यही प्रूव करना था कि ए पी इक्वल्स टू में
डीपी है। एक चीज तो हमने प्रूव कर दी। अब दूसरी चीज प्रूव करने के लिए, ठीक है, इसको बॉक्स में मैं बंद कर देता हूं। दूसरी चीज हमें प्रूव क्या करनी है कि सीपी इक्वल्स टू में बीपी है। हमें दिया क्या गया था कि जो भी हमारी ये कोड है ए बी और सी डी ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं ए बी इक्वल्स टू में सी डी मुझे दिया गया है और ये गिवन है हमें, दोनों कोड से इक्वल हैं एक दूसरे के, दोनों कोड्स इक्वल हो गई। अब ए बी और सी डी इन दोनों में से मैं एक चीज को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। यहां पर मैंने लिखा ए बी, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ए पी को, तो यहां पर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ए पी। इसके बाद इसी तरह से जो मेरा यहां पर सी डी है इसको भी लिख लेता हूं। सी डी में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो इक्वल चीज यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सी डी में से भी इसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, डी पी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब आप मुझे बताओ ए बी में से अगर मैं ए पी को सब्ट्रैक्ट करता हूं, मेरी लाइन यहां पर पूरी है ए बी, इसमें से मैं ए पी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इस वाली लाइन को हटा दूंगा, तो मेरे पास यहां पर बी पी आ जाएगा। तो ए बी में से ए पी को सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा मेरे पास बी पी। और इसी तरह से जो मेरी यहां पर सी डी है, सी डी पूरी की पूरी लाइन है, इसमें से मैंने पी डी या फिर डी पी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास कितना पार्ट बचेगा, सिर्फ पी सी बच जाएगा, या फिर सी पी भी हम इसको लिख सकते हैं। हमें क्या प्रूव करना था, सी पी इक्वल्स टू बी पी। तो देखो सी पी और बी पी एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं, ए पी और डी पी एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। यही हमें क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 करना है, तो उसके लिए चलते हैं गाइस अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। अगर आप फिगर की तरफ देखोगे तो वही क्वेश्चन नंबर 2 वाला फिगर हमें यहां पर जरूरत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले समझ लेते हैं, ये कहना क्या चाहता है। इसमें है इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन सर्किल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल्स विद द कोड। बहुत सिंपल सीधी बात यहां पर कहता है कि दो कोड हैं एक दूसरे के इक्वल हैं और सर्किल के अंदर ही वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। तो ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल कोड हैं, एक दूसरे को ये पी पॉइंट पर सर्किल के अंदर ही काट देती हैं। हमें प्रूव क्या करना है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो वाला पॉइंट, और सेंटर, ठीक है, सेंटर हमारा यहां पर ओ है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है मेक इक्वल एंगल विद द कोड, वो कोड के साथ, मतलब ये वाली जो लाइन है हमारी ओ पी, ये इस वाली कोड के साथ और इस वाली कोड के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हमें प्रूव करने हैं। तो फिगर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए था वही क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सेम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बात करेंगे हमें प्रूव क्या करना है। मैंने बताया ना, जो भी सेंटर से यहां पर इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, इधर और इधर जो कोड के साथ एंगल बनता है वो एक दूसरे के इक्वल हमें प्रूव करने हैं। यानी कि एंगल कौन सा होगा, ओ पी एल हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा हमारा ओ पी एम। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, मैं एंगल ओ पी एल इक्वल हो जाएगा एंगल ओ पी एम के। ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। बहुत आसानी से ये किया जा सकता है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या क्या की है भाई, जो चीजें हमें इक्वल दी गई थी उसके अलावा हमने यहां पर ओ एल और ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ओ एल जो है हमारा ये परपेंडिकुलर कहां पर है, ए बी वाली जो कोड है इस पर, तो इस तरफ ए बी आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है हमारा दूसरी वाली कोड सी डी पर। इसके अलावा हमने यहां पर ज्वाइन भी कर दिया है किसको, ओ पी को। ये चीजें हमने यहां पर कंस्ट्रक्ट कर ली। अब जो हम पहली चीज करने वाले हैं वो वही होगी जो क्वेश्चन नंबर 2 में की थी। हमने क्या किया था, हमने ओ एल पी जो था हमारा ट्राइएंगल और ओ एम पी जो ट्राइएंगल था, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। पीछे वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, फिर से करना है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, इन ट्राइएंगल ओ एल पी एंड दूसरे वाला जो ट्राइएंगल है कौन सा है, ओ एम पी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, वही चीजें जो पीछे वाले में हमारी थी। ओ एल पी जो है और ओ एम पी ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, तो एंगल ओ एल पी ये इक्वल हो जाएगा एंगल ओ एम पी के। इनका रीजन क्या होगा, दोनों 90 डिग्री के हैं तो बोथ 90 डिग्री यहां पर आ जाएगा। इसके बाद ओपी वाली जो साइड है दोनों ट्राइएंगल्स में आती है, तो यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ओपी इक्वल्स टू में ओपी, रीजन हो जाएगा यहां पर
कॉमन, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में आती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, जो भी मेरी ओ एल है और ओ एम है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो यहां पर लिख देता हूं ओ एल इक्वल्स टू में ओ एम। इसका रीजन वही रहेगा जो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने थर्ड पॉइंट का दिया था। रीजन में आ जाएगा इक्वल कोड से इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, जो भी सेंटर है उससे इक्विडिस्टेंट होती हैं जो भी हमारी इक्वल कोड्स यहां पर हमें दी गई हैं, इसीलिए ओ एल और ओ एम एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। जो भी हमारे दो ट्राइंगल थे, ट्राइंगल ओ एल पी और दूसरे वाला हमारा ट्राइंगल ओ एम पी, ये एक दूसरे के कोंग्रुएंट हो जाते हैं। आर एच एस रूल का यहां पर हमने यूज किया है। अब यहां पर एक बात मुझे बताओ, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कोंग्रुएंट हैं तो जो भी हमारे एंगल्स हैं ओपीएल और ओपीएम ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा है ओपीएल वाला और ये है ओएमपी वाला, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, जो भी मेरा यहां पर एंगल है ओपीएल ये इक्वल हो जाता है एंगल ओपीएम के कौन से रूल से होगा, सीपी सीटी रूल से। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 में इतना ही करना है, जो भी हमारे ये एंगल्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फिगर है वो हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू में सी डी। बहुत आसान सी बात यहां पर कहता है कि जो भी हमारे ये सर्किल है ना, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स का मतलब वो होता है ऐसे सर्किल्स जिनका सेंटर एक ही हो। इस सर्किल मतलब जो छोटा वाला सर्किल है उसका सेंटर भी यहां पर दिया गया है और बड़ा वाला जो सर्किल है उसका भी यही सेम सेंटर है, तो ऐसे सर्किल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स कहा जाता है। अब इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स पर एक लाइन है, ये वाली लाइन है। ये लाइन जो है ना इन दोनों सर्किल्स को ए बी सी डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जो आपको यहां पर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के इक्वल हैं। ये वाली लाइन है ए बी और ये है सी डी, ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। बहुत आसानी से हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होने वाली है। हमारा जो भी सेंटर यहां पर है ओ, इससे मैं एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। यहां पर इसको कहेंगे हम एम। मैंने जो भी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये किस पर किया है, ए डी पर कर दिया है। ठीक है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं ओ एम जो है मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ए डी पर। परपेंडिकुलर हमेशा क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब सबसे पहली बात ये बताओ मुझे, अगर मैं बड़े वाले सर्किल को देखता हूं, बड़े वाले सर्किल की जो कोड है उसको देखो। बड़े वाले सर्किल की कोड है ए डी, उस पर ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या करता है, कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि ए एम और डी एम एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर जो सबसे पहला पॉइंट मैं लिखने वाला हूं वो यही होगा, ए एम इक्वल हो जाएगा मेरा यहां पर डी एम के। ये फर्स्ट यहां पर हमारी इक्वेशन हो जाएगी। रीजन लिखेंगे, अभी रुक जाओ। अब दूसरा वाला सर्किल देखते हैं हम, जो छोटा वाला सर्किल है ना उसको देखो। इस वाले सर्किल में हमारे पास जो कोड है वो क्या है, छोटे वाले सर्किल में जो कोड है वो सिर्फ बी सी है और इस पर ये परपेंडिकुलर लाइन आ जाती है सेंटर से। सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर आती है वो कोड को बाइसेक्ट करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि बी एम और सी एम यहां पर एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं बी एम ये इक्वल हो जाएगा यहां पर मेरा किसके, सी एम के। इसके बाद यहां पर मैं इसको कहूंगा सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों का इकट्ठा रीजन लिख देते हैं। इकट्ठा रीजन क्या होगा, दोनों का यहां पर सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर आई है वो कोड को बाइसेक्ट करती है। ऐसा मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, वही रीजन यहां पर हमें लिख देना है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, जो भी परपेंडिकुलर होती है वो बाइसेक्ट करती है कोड को, तो वो ए एम और डी एम यानी कि बड़े वाले जो सर्किल की यहां पर कोड है उसको भी बाइसेक्ट करेगी, और जो हमारे छोटे वाले सर्किल की है ये वाली कोड जो है बी सी, इसको भी बी एम और सी एम में बाइसेक्ट करेगी। उनको दो बराबर हिस्सों में वो बांटेगी। हमारे पास जो भी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन
आई है। अब क्या करना होगा हमें, फर्स्ट इक्वेशन में से मैं सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो यहां पर लिखा जाएगा सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट है। हमें सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाली में से, तो जो भी फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको पहले लिखेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन यहां पर आ जाएगी मेरे पास है ए एम इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरे पास है डी एम। इसी के नीचे जो सेकंड वाली इक्वेशन है मेरी बी एम इक्वल्स टू में आ जाएगा यहां पर सी एम। अब यहां पर चमत्कार होते हुए आपने देखना होगा। तो देखो ए एम मेरी कौन सी लाइन है, यहां पर ए से लेके मेरे पास एम है, फिगर की तरफ आपने देखना है। ए एम में से मैं बी एम वाला पार्ट हटा देता हूं, बी एम वाली जो लाइन है वो हटा देता हूं, तो क्या बचेगा मेरे पास, ये पूरी लाइन ए एम है, इसमें से बी एम को मैंने हटा दिया, तो मेरे पास सिर्फ यहां पर ए से बी बचेगा। यानी कि ए एम में से बी एम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास यहां पर ए बी आ जाएगा। इसके बाद इसी तरह से जो हमारी डी एम है उसमें से सी एम को सब्ट्रैक्ट करना है। डी एम हमारी ये लाइन होती है और इसमें से सी एम जो है इसको मैं हटा दूंगा, तो आप यहां पर देखो मेरे पास सी और डी बच जाएगी, तो इक्वल्स टू में यहां पर आ जाएगा मेरे पास सी डी। यही हमें क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव करना था कि जो भी हमारी ए बी और सी डी हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। हमने प्रूव कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी है, एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझ लेना है। इसमें दिया गया है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा और मनदीप। मेरा नाम भी मनदीप है लेकिन ये कोई लड़की है, मेरे से इसका कोई रिलेशन नहीं है। यहां पर 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। इनके बारे में कहता है आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉइंग इन अ पार्क। भाई ये तीनों लड़कियां हैं और ये एक ऐसे सर्किल में खड़ी हुई है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, पार्क में सर्कल बनाकर ये खड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सीधी बात यहां पर हो जाएगी, एक यहां पर हो जाती है आर फॉर रेशमा, यहां पर हो जाती है एस फॉर सलमा और यहां पर आ जाती है एम फॉर मनदीप। ये 3 लड़कियां यहां पर खड़ी हो गई हैं। सर्किल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो सर्किल का सेंटर यहां पर बना लेते हैं। सर्किल का सेंटर हो जाएगा ओ। जो भी मेरा ये ओ पॉइंट है इससे अगर मैं आर पर लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं यहां एस पर लाइन ड्रॉ करूं और एम पर लाइन ड्रॉ करूं, तो ये सभी क्या हो जाती हैं, हमारी सभी की लेंथ जो है ना, ये सभी क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है, जो यहां पर हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी मैं इस तरह से लिख सकता हूं ओ आर जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारा ओ एस के, और ये इक्वल हो जाएगा हमारा ओ एम के, और ये इक्वल कितना है भाई, तीनों यहां पर ये रेडियस हैं, इसीलिए ये तीनों एक दूसरे के इक्वल, और रेडियस कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो इक्वल्स टू में 5 यहां पर हमारा आ जाएगा। एक सिंपल चीज यहां से हमने निकाल ली। अब यहां पर होता क्या है, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा। रेशमा सलमा को बॉल थ्रो करती है, सलमा टू मनदीप, सलमा जो है वो मनदीप को बॉल थ्रो करती है, मनदीप टू रेशमा, और मनदीप जो है वो रेशमा को थ्रो करती है। इस तरह से ये अपना बॉल से खेल रहे हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप, अगर रेशमा और सलमा के बीच का और सलमा से मनदीप के बीच का डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप जो डिस्टेंस दिया गया है वो 6 मीटर दिया गया है। ये वाली साइड हमारी 6 हो जाएगी और ये वाली साइड भी हमारी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी, मीटर की हो जाएगी। ठीक है, मीटर यूनिट यहां पर है, इस चीज का ध्यान रखना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, अब रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो हमें फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आर एम की, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो हमें कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट की हैं, उन्हीं के बारे में लिखेंगे। हमने यहां पर ओ से आर एस और एम को ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में यही करेंगे। हमने ज्वाइन किया है ओ आर को, उसके बाद ओ एस को, उसके बाद ओ एम को। इसके साथ ही हमने यहां पर क्या किया है, जो भी हमारा आर और एम है इसको भी एक सीधी लाइन में ज्वाइन कर देते हैं आर से एम को। तो यहां पर आर एम को भी हमने ज्वाइन कर दिया है। सिंपल चीज यहां पर हो गई, हमने इन सभी को यहां पर ज्वाइन किया है कंस्ट्रक्शन में। अब सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारा उस पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं क्या करता हूं, एक और कंस्ट्रक्शन कर देता हूं आपके लिए। अब की बार मैं येलो पेन का यूज करूंगा ताकि आपको सही तरह से कंस्ट्रक्शन जो की गई है वो क्लियरली दिखाई दे। मैं ओ से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, कौन सी वाली लाइन पर, आर एस पर। ये भी मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं
जो भी मेरा ये वाला पॉइंट होगा ना, इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये वाला पॉइंट मेरा एल हो जाएगा। तो मैंने ओ एल यहां पर कंस्ट्रक्शन की है और ये परपेंडिकुलर किस पर है, आर एस पर है, ये भी कंस्ट्रक्शन यहां पर की गई है। जो भी यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब जो भी परपेंडिकुलर है वो किस पर की गई है, आर एस, ये क्या है, एक कॉर्ड ऑफ सर्किल है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि जो आर एस है उसकी वैल्यू मुझे कितनी दी गई है, आप देखो इसकी वैल्यू यहां पर मुझे 6 दी गई है, तो आर एस इक्वल्स टू में 6 हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं सिर्फ यहां से आर एल की बात करता हूं तो आर एल कितना हो जाएगा मेरा, आर एल यहां पर है ना, तो आर एल इक्वल्स टू में हो जाएगा 3 मीटर। अब ये 3 मीटर कैसे हुआ है उस चीज को समझो। हमारी जो भी यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ की है वो इस आर एस को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये टोटल 6 है, इस तरफ 3 होगी और इस तरफ भी 3 होगी। बाइसेक्ट करने का मतलब यही होता है ना, जो भी उसकी लेंथ है 2 बराबर हिस्सों में उसको बांट देना। तो 6 को 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो 3 इधर होगी और 3 ही इधर होगी। ये वाला जो हमारा आर एल है उसकी वैल्यू हमें यहां पर 3 मिल जाती है। और ओ आर हमारा क्या है, देखो ओ आर रेडियस है और इसकी वैल्यू हमें 5 यहां पर मिल जाती है। अब मैं जो ट्राइएंगल लेने वाला हूं, सबसे पहले तो इस पॉइंट के लिए रीजन लिख देते हैं यहां पर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो कोड को बाइसेक्ट करता है। अगर ये पूरी लेंथ जो है आर एस की 6 है तो इसकी आधी हमारी आर एल हो जाएगी जो 3 मीटर की हो जाएगी। अब जो भी मेरा ये ट्राइएंगल है ओ एल आर, इस पर मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि इसमें एक एंगल यहां पर 90 डिग्री का है। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर ट्राइएंगल कौन से वाला लिया है मैंने, ओ एल आर वाला ट्राइएंगल लिया है। मैं यहां पर लिखता हूं अप्लाई, कौन सी वाली थ्योरम अप्लाई करनी है हमें, पाइथागोरस थ्योरम यहां पर हमने अप्लाई करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड है वो कितनी है, ओ आर है। तो यहां पर मैं इस तरह से लिखूंगा, जो भी यहां पर मेरा ओ आर है इसका स्क्वायर करूंगा तो वो बचे हुए 2 साइड जो हैं आर एल और ओ एल उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं यहां पर आर एल का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में ओ एल जो है इसका स्क्वायर। यहां से बेसिकली हमें करना क्या है, ओ एल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ओ एल की वैल्यू अगर हमें मिल गई तो बहुत आसान क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब यहां पर देखो ओ आर की वैल्यू यहां पर कितनी है, 5 दी गई है, तो ओ आर की जगह पर 5 लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू में जो भी हमारा आर एल है इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, तो आर एल की जगह पर मैंने 3 रखा, इसका स्क्वायर कर दिया, उसके बाद प्लस में जो भी मेरा ओ एल है इसका स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25, इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में ओ एल जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा और इसका स्क्वायर भी हमारा हो जाएगा। अब आगे सोल्व करने के लिए यहां पर आ जाते हैं। हमारा जो भी 25 है एज इट इज रखेंगे, 9 यहां पर कैसे है, प्लस में इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो हो जाएगा माइनस में 9, इक्वल्स टू में मेरे पास ओ एल का स्क्वायर एज इट इज। अगर 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 16, इक्वल्स टू में ओ एल का स्क्वायर एज इट इज। मुझे क्या करना है भाई, मुझे ओ एल की वैल्यू चाहिए, इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा उसके लिए, और स्क्वायर हटाने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको कई बार बताया है, दोनों तरफ आपने रूट लगा देना है। इस तरफ जो स्क्वायर है उसे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ एल आ जाएगी। और जो भी हमारा 16 है, रूट के अंदर अगर 16 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एक साइड में समझो रूट 16 की वैल्यू होती है 4, ठीक है, एक साइड में मैंने आपको ये बता दिया है। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो रूट से बाहर निकलने पर यहां पर वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, यानी कि जो भी हमारा ये ओ एल है ना इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर आ गई। अब पेज को थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। जो भी हमारा यहां पर ओ आर एस एम है, ये किस तरह की शेप है, ये काइट शेप हमारी बन रही है। और काइट शेप में मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में क्या बताया था, जो भी हमारा ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट का हमें सबसे पहले नाम रखना पड़ेगा। इसका नाम रख देता हूं मैं एन पॉइंट। जो भी हमारी ये बीच वाली लाइन होती है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, यानी कि आर एन और एम एन एक दूसरे के इक्वल होगा। तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, ये हमारा आर एन जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारा एम
एन के काइट शेप में जो भी हमारी ये लाइन होती है ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। आर एन एम एन ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। काइट शेप की ये प्रॉपर्टी होती है, चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको बताया था। अब जो यहां पर मैं ट्राइंगल लेने वाला हूं उसको समझो। ओ आर एस जो हमारा ये ट्राइंगल है ना, इसको लेते हैं। मैं इसका एरिया निकालूंगा तो एरिया ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पर, ओ आर एस जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या होगा। ट्राइंगल का एरिया आपको पता है ना क्या होता है, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है। तो जो भी हमारा ये ओ आर एस वाला है इसका बेस क्या होगा, हाइट क्या होगी। बेस यहां पर आप देख सकते हो आर एस है, तो मैं इसमें इस तरह से लिख सकता हूं 1/2 इनटू में जो भी बेस है वो आर एस हो गया। इसी तरह से मल्टीप्लाई में जो यहां पर हाइट है इस ट्राइंगल की वो क्या होगी, यहां पर ओ एल हो जाती है। तो इसमें मैं इस तरह से ओ एल लिख देता हूं। इसी ट्राइंगल के एरिया का एक फॉर्मूला और बनेगा, बिल्कुल यही वाला हमें ट्राइंगल लेना है। ठीक है, अगर मैं बेस चेंज कर देता हूं, एक फॉर्मूला तो मैंने बना लिया है, अगर मैं बेस जो है वो ओ एस ले लेता हूं, ठीक है, तो मेरा यह क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/2 इंटू में बेस कितना हो जाएगा मेरा, ओ एस हो जाएगा। और ओ एस पे यहां पर हमारी हाइट क्या होगी, आर एन हो जाएगी। तो यहां पर इनटू में हमारे पास आर एन आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब एक चीज यहां पर मुझे बताओ, आपको यहां पर क्या दिख रहा है कि इस तरफ भी 1/2 है, इस तरफ भी 1/2 है, तो मैं 1/2 से 1/2 को कैंसिल कर सकता हूं। इसके अलावा जो वैल्यूज हैं वो मुझे पुट कर देनी है। आर एस की वैल्यू कितनी होगी, आर और एस रेशमा और सलमा के बीच की दूरी कितनी है, 6 है, तो यहां पर हम 6 पुट कर देंगे। मल्टीप्लाई में जो भी हमारा ओ एल है उसकी वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, 4 फाइंड की है, तो यहां पर 4 आ जाएगा। इक्वल्स का साइन लगा करके जो भी हमारा ओ एस है, ओ एस की दूरी कितनी है, जो भी है ये रेडियस है, तो रेडियस कितना है 5 हमें दिया गया था। इसके बाद मल्टीप्लाई में जो भी हमारा आर एन है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो आर एन को एज इट इज रख देंगे। यहां पर हमारा आर एन आ जाएगा। अब सिंपल सीधी बात क्या होगी, 6 इंटू में 4 कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 24। 5 यहां पर आर एन के साथ मल्टीप्लाई है, इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो हो जाएगा डिवाइड में यहां पर 5 इक्वल्स टू में हमारा आर एन एज इट इज आ जाएगा। अगर मैं 5 से 24 को कैंसिल करता हूं, आप एक साइड में इस तरह से कर सकते हो, 24 को 5 से डिवाइड कर सकते हो। जब आप डिवाइड करोगे ना, कैंसिल करोगे ना, तो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 4.8 मिल जाएगी। यानी कि आर एन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4.8 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, देखो सिर्फ आर एन की वैल्यू यहां पर आई है, हमें एम एन की वैल्यू की भी जरूरत होगी। और शुरू में ही मैंने आपको बताया था आर एन और एम एन एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर आर एन की वैल्यू हमारी 4.8 आ गई है तो मैं ये कह सकता हूं एम एन जो है हमारा, यहां पर लिख देता हूं, एम एन जो है वो भी हमारा इक्वल हो जाएगा 4.8 मीटर के। हमें क्या फाइंड करना था, यहां पर आ जाते हैं। अब हमें आर एम यानी कि रेशमा और मनदीप के जो बीच की दूरी है वो फाइंड करनी थी। आर एम हमें फाइंड करना था। आर एम कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, आर एम हम इन दोनों को आर एन प्लस एम एन को ऐड कर देंगे। ठीक है, आर से एन को और एम से एन को ऐड कर देंगे तो पूरी लाइन हमारी ये आर एम बन जाएगी। तो यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं, आर एन प्लस में आ जाएगा यहां पर एम एन, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। इस तरफ हमारा आर एम एज इट इज रहेगा, दोनों की वैल्यू 4.8 है, तो यहां पर मेरे पास 4.8 उसके बाद प्लस में 4.8 आ जाएगा। आर एम की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4.8 प्लस में 4.8 करेंगे तो इनको ऐड करने पर 9.6 मीटर यहां पर आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी जो हमें फाइंड यहां पर कर ली है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा यहां पर कंप्लीट। अब इससे नेक्स्ट वाला जो आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसके लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ जाता है। इसमें है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग टू इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्रीज, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। पहले जमाने में जो स्ट्रिंग वाला फोन आता था, धागे वाला फोन आता था, 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड के पास उसी तरह का फोन है और वो एक सर्कुलर पार्क में बैठे हुए हैं जिसका रेडियस
रेडियस है 20 मीटर। तो ए से अंकुर, एस से सैयद, डी से डेविड, ये सर्कुलर पार्क है और इसके अंदर जो मैंने ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल के यहाँ पर ए से अंकुर है, यहाँ से एस फॉर सैयद और यहाँ पर डी से डेविड है। ये तीनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, यानी कि ए एस, एस डी और ए डी ये तीनों साइड क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो सबसे पहला कंक्लूजन हमारा यही निकलेगा, ए एस इक्वल है हमारा एस डी के और इक्वल है हमारा यहां पर ए डी के। अगर ये तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं तो एक बात यहां से क्या समझ में आती है, तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई तो ये वाला जो ट्राइंगल हमारा बन रहा है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो उसके लिए यहां पर मैं लिखता हूं ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। किसी भी सर्किल के अंदर जब इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरह से बना होगा तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले यहां पर जो भी हम यहां पर लाइन बनाएंगे, अगर मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ऐसे डी पर, जो मैंने यहां पर ए से लाइन ड्रॉ की है, ये मान लेते हैं ए बी हमारी यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है और जो भी परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करता हूं वो सेंटर ऑफ सर्किल से होकर आती है। तो ये सेंटर ऑफ सर्किल हमारा ओ हो गया। अब जो सेंटर ऑफ सर्किल होता है इस वाली लाइन ए बी को रेशो में डिवाइड करता है। वो रेशो याद रखना, रेशो क्या होगा हमारा 2:1 में ये डिवाइड करता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये रेशो कितना होगा हमारा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। अब यहां पर हमारा ओ ए है और ओ बी है जिसका रेशो हमें दिया गया है, तो मैं इनको इस तरह से लिख सकता हूं, ओ ए अपॉन में आ जाएगा यहां पर ओ बी इक्वल्स टू में हमारा रेशो कितना है, ओ ए का 2 है, ओ बी का 1 है। तो ओ ए के सामने यहां पर मैं लिख देता हूं 2, ओ बी के सामने यहां पर लिख देता हूं 1। अब यहां पर एक चीज और मुझे बताओ, जो हमारा ओ ए है ये क्या है, सेंटर से लेके अंकुर तक है, तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। और रेडियस हमें 20 मीटर यहां पर दिया गया है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे किया जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 1 को ओ ए से मल्टीप्लाई करूंगा, ओ ए ही रहेगा। किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही रहती है, यहां पर ओ ए ही रहेगा। ओ बी को 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 ओ बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास ओ ए की वैल्यू कितनी है, ये रेडियस है और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 20 दी गई है। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 20 इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाएगा ओ बी। आप कहोगे कि भैया ये वाला 2 कहां पर चला गया, ओ बी के साथ में ये मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर हो जाएगा डिवाइड में। 2 से 20 को कैंसिल करूंगा कितने पर, 10 टाइम्स पर। इस तरफ हमारा 10 आ जाएगा इक्वल्स टू में हमारा ओ बी आ जाएगा, यानी कि OB की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाती है। OA की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी हमारी, 20 हो जाएगी। यहां पर रेडियस दिया गया है ना, तो सिंपल सा कंक्लूजन ये निकलता है OA की वैल्यू हमारी 20, OB की वैल्यू हमारी यहां पर हो जाती है 10। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट करने वाले हैं उसको ध्यान से यहां पर समझो। देखो सेंटर से जो भी हमारा ये सेंटर है इससे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है SD पर। SD हमारी कोड ऑफ सर्किल है, जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड को वो बाइसेक्ट करता है, यानी कि BS और BD ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, यहां पर जो भी मेरी ये साइड है ना SD में लिखता हूं, तो यहां पर मेरे पास आ जाता है SD। ये इक्वल किसके होगा, जब हम दो साइड BS और BD को जोड़ देंगे तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास BS प्लस में आ जाएगा मेरे पास BD। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरी पूरी साइड SD बनती है। सिंपल बात हो गई ना। अब तो यहां पर मेरे पास SD एज इट इज रहेगा, इक्वल्स का साइन लगा लेते हैं। BSB में एज इट इज यहां पर लिख लेता हूं, इसके बाद प्लस का साइन मैं लगाता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, BS और BD एक दूसरे के इक्वल है ना। यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, BS इक्वल है हमारा BD के, क्योंकि सेंटर से आने वाली जो भी परपेंडिकुलर है वो कोड को बाइसेक्ट करती है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो जो भी यहां पर BD लिखा गया है, BD की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, BS लिख सकता हूं। तो यहां पर BS मेरा आ जाएगा। अब यहां पर SD इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा मेरे पास, BS प्लस BS करने पर हो जाएगा मेरा 2BS। अगर मुझे सिर्फ BS की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या होगा, SD मेरा एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा यहां पर BS। आप कहोगे भैया ये वाला 2 जो है ना इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ हो जाएगा ये डिवाइड में, यानी कि BS की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, SD अपॉन में 2 यहां पर
आ जाती है। अब जो नेक्स्ट चीज हम करने वाले हैं, जो हमारा यहाँ पर ट्राइएंगल मैं आपको फिगर में हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, इस वाले ट्राइएंगल पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ट्राइएंगल कौन सा है हमारा, ए बी एस। तो एक लाइन यहां पर मैं लगा लेता हूं, लिखता हूं मैं यहां पर इन ट्राइएंगल ए बी एस, ट्राइएंगल ए बी एस पर हम करेंगे अप्लाई पाइथागोरस। ए बी एस जो भी मेरा ये ट्राइएंगल है, इस पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम के लिए मुझे क्या चाहिए, जो भी मेरी ये साइड है ए एस, इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहां पर ए एस का स्क्वायर करेंगे, ये इक्वल किसके होगी, हमारी जो भी हमारी ये वाली साइड है बी एस का स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं बी एस इसका स्क्वायर, और प्लस में दूसरी वाली साइड कौन सी हो जाएगी मेरी, जो भी यहां पर व्हाइट लाइन मैंने ड्रॉ की थी ए बी का स्क्वायर। तो यहां पर मेरा ए बी इसका स्क्वायर। अब जिस जिसकी वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू पुट करते हुए हमें जाना है। जो भी यहां पर मेरा ए एस का स्क्वायर है, ये तो एज इट इज यहां पर रहेगा। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लो। जो भी यहां पर मेरा बी एस है, बी एस की वैल्यू कितनी है, एस डी अपॉन में 2 है। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा एस डी अपॉन में 2, बी एस का यहां पर स्क्वायर किया गया है। तो जो भी ये वैल्यू मैंने रखी है, इसका भी यहां पर स्क्वायर कर दिया जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लो। ए बी की वैल्यू कितनी है, देखो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 20 प्लस में 10 करेंगे तो ये हो जाएगी यहां पर हमारी 30, और इसका यहां पर हो जाएगा स्क्वायर। अब जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं करने वाला हूं, ए एस स्क्वायर इक्वल्स टू में एज इट इज जो हमारा यहां पर एस डी है। अगर हम सबसे पहले वाली लाइन को ध्यान से देखें तो ए एस और एस डी एक दूसरे के इक्वल ही तो हैं। यहां पर देखो ए एस और एस डी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जो भी यहां पर मेरा एस डी आता है, उसे एस डी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, ए एस लिख सकता हूं। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा ए एस स्क्वायर एज इट इज। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। उसके बाद प्लस का साइन लगा लो। 30 है हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 900। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। जो भी साइड है स्ट्रिंग की लंबाई है वो हमें ए एस मिल जाएगी। तो इसको सोल्व करने के लिए पेज को थोड़ा सा ऊपर हमें करना होगा। हमारी जो इक्वेशन है ना, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा इस तरफ जो भी ए एस का स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में जो भी हमारा यहां पर 4 है, देखो 900 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 4 है, 4 का हमें एलसीएम लेना होगा। 4 के ऊपर वाली वैल्यूज क्या होंगी, बहुत आसान होता है। ऊपर जो भी देखो नीचे 4 है, एलसीएम भी 4 आया है, तो ऊपर कोई भी चेंज हमें नहीं करना है। ए एस का जो स्क्वायर है वो एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लो। 900 के नीचे कुछ भी नहीं है तो जो भी एलसीएम आया है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 4 9 ये हो जाएगा हमारा 36, और 900 के पीछे दो जो भी 2 जीरो लगी हैं उनको एज इट इज यहां पर लगा देंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, 4 यहां पर डिवाइड में है, इस तरफ भेजूंगा तो ए एस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4 ए एस का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास इक्वल्स टू में ए एस स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास यहां पर आ जाएगा 3600। आगे सोल्व करेंगे तो 4 ए एस का स्क्वायर हमारा रहेगा। यहां पर हमारे पास ए एस स्क्वायर एक प्लस में है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, हो जाएगा यहां पर माइनस में ए एस का स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारे पास 3600 एज इट इज रहेगा। अब एक बात मुझे बताओ, 4 ए एस स्क्वायर में से 1 ए एस स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 ए एस का स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारे पास 3600 एज इट इज। अब आगे सोल्व करने के लिए यहां पर मैं लाइन लगा लेता हूं। नेक्स्ट वाला स्टेप यहां पर परफॉर्म करेंगे। हमारा जो ए एस है और उसका स्क्वायर है एज इट इज, इक्वल्स का साइन लगा करके 3600 लिख लेंगे, और जो भी हमारा यहां पर 3 है मल्टीप्लाई में है, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। 3 से मैं 3600 को कैंसिल करूंगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 0 एज इट इज चिपका देंगे। अगर मुझे यहां पर ए एस की वैल्यू चाहिए तो इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को हटाने का सबसे आसान तरीका होता है रूट लगा दो। अगर हमने इस तरफ रूट लगाया है तो इस तरफ भी रूट लगाना होगा, तो 1200 पर भी रूट लगा देंगे। इस तरफ हमारा ए एस रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, बचेगा हमारा ए एस, और इक्वल्स का साइन लगा लो। जो भी हमारा 1200 है, इसको अगर रूट से बाहर हम निकालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 20 रूट
3 आएगी। अब ये 20√3 किस में होगा भाई, मीटर में हो जाएगा। आप ये कहोगे कि 1200 को 20√3 कैसे लिखा है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह से 1200 जो है उसके फैक्टर्स कर लेने हैं। इसको 2 से करेंगे आएगा 600, फिर से 2 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 300, फिर से 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 150, फिर यहाँ पर हम फिर से 2 से करेंगे, ठीक है, अभी 3 से नहीं, फिर से 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 75। अब इसको 3 से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 25, फिर यहाँ पर हम 5 से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5, फिर 5 से करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो पेयर्स बने हैं ना वो बनाओ। देखो इसमें से एक पेयर बनाया तो 2 बाहर निकाला हमने, फिर से यहाँ पर पेयर बनाया तो यहाँ पर भी हमने 2 बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर हमारा पेयर बना तो हमने 5 बाहर निकाल लिया। पेयर जिसका नहीं बना है, किसका नहीं बना है, 3 का, तो उसको रूट के अंदर ही रख दिया। जो बाहर निकल गई हैं वैल्यूज 2 2 5, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 मीटर। इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। जो भी स्ट्रिंग है अंकुर, सैयद और डेविड के फोन का, उसकी लंबाई हमें फाइंड करनी थी। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। इसी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ एक्सरसाइज 9.2 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना, अपने क्लासमेट्स के साथ अभी की अभी इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 9th की, हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की, मैथ की, साइंस की जो भी वीडियोज हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा जो भी हमारे चैप्टर नंबर 9 सर्किल्स की अदर वीडियोज हैं, इंट्रो वाली या फिर अदर एक्सरसाइज वाली वीडियोज, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको देखना और चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।